हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन चलता है जिसमें आज हमारी वीडियो है 31 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एंड वीडियो पसंद आए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत को एडीबी द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है। भाई एडीबी ने भारत को कोविड-19 में सपोर्ट करने के लिए कितना अमाउंट को अप्रूव किया है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 मिलियन यूएसडी। इट मीन्स $3 मिलियन जो है वो भारत को अनुदान देने के लिए मंजूरी दी है एडीबी ने। अब एडीबी ने ये क्यों किया है ऐसा, ये सारी बातें यहाँ पर हम जानेंगे। तो देखिए एडीबी का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में अभी हम जानेंगे, पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो एडीबी ने 29 जुलाई को ये घोषणा की थी कि उसका जो एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड होता है उसमें से वो भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो अनुदान देगा, जो कि भारत किस में यूज़ करेगा, कोविड-19 महामारी के लिए वो इस अनुदान का यूज़ करेगा। एडीबी ने बयान भी दिया था अपना एक, कि उसके अनुसार वो भारत को ये जो चीज़, मतलब भारत को ये चीज़ का मतलब क्या है कि भारत को जो अमाउंट दे रहा है ये किस लिए दे रहा है, कोविड महामारी से लड़ने के लिए। तो इस फंड का जो उपयोग किया जाएगा वो भारतीय सेवा प्रणाली के द्वारा किया जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा जापानी सरकार ने भी इसमें काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया है इंडिया का, और उसका उपयोग जो होगा वो थर्मल स्कैनर सहित अन्य जितनी भी वस्तुएं उसको खरीदने के लिए किया जाएगा, जिससे भारत क्या कर सकता है, कोविड-19 से लड़ सकता है। तो उसके लिए अनुदान दिया गया है भारत को, किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए किसने जो है वो 3 मिलियन का अमाउंट अप्रूव किया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एडीबी ने दिया है भारत को, और ध्यान रखना कितने मिलियन का दिया है, तो 3 मिलियन का दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। मैंने कोशिश करी है यहाँ पे आपको खुद से पहले से लिख के दिया है ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो कहीं भी। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की फुल फॉर्म होती है, तो सब समझ ही गए होंगे। इसके अलावा इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मंडलुंग, जो कि फिलीपींस में एक जगह है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और जो इनके प्रेसिडेंट हैं यानी जो अध्यक्ष हैं एडीबी के, वो हैं मात्सागु असाकावा। ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, या आई होप सो 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था, कि एडीबी ने जो है वो अभी हाल ही में GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ ग्रीन रिकवरी के लिए जो है वो पार्टनरशिप भी की है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ आप साथ ही साथ जो है वो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। भाई अभी जो उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हुई थी उसका कौन सा एडिशन हुआ था, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5th एडिशन हुआ था। ये जो मीटिंग हुई थी ये 28 जुलाई को मीटिंग हुई थी, और इसमें हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो इसमें शामिल हुई थी, वो इसमें उन्होंने भाग लिया था। और कौन सा एडिशन था, ये 5th एडिशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें मेन फोकस किया गया था कि भाई हम आगे आने वाले टाइम पे कैसे और भी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रेड्स पर, व्यवसाय पर चर्चा की गई थी, और एक थीम भी रखी गई थी, यानी एक विषय भी रखा गया था, AIIB 2030 एशिया के विकास का समर्थन अगले दशक में। ये पूरा थीम था इस बार का। क्या था, AIIB 2030 एशिया के विकास का समर्थन अगले
दशक में। पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया गया था और भारत की काफ़ी सराहना की गई थी कि भारत कोविड-19 महामारी में किस तरीके से लड़ रहा है और कैसे हम इसकी और गतिविधियों को सुधार सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे इस बैठक में जो है वो चर्चा की गई थी। ठीक है, इंग्लिश में मैं बता दूँ थीम, इंग्लिश वाले कन्फ्यूज़ मत होना, इंग्लिश में थीम बता रही हूँ मैं। AIIB 2030 सपोर्टिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर दी नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, ये जो थी वो इस बार की थीम थी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर हो गया होगा थीम। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। इसके अलावा एक और बात यहाँ से मैं बताती हूँ कि बैठक के दौरान जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज चल रहा है, उन सब के बारे में यहाँ पर इस बैठक में बताया। आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5th बैठक हुई थी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो निर्मला सीतारमण ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब AIIB की बात हुई थी, सो उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है जिन लिंक्विन। ठीक है, इसके अलावा जो देखिए AIIB होता है, ये मेनली जो इसका रीज़न होता है, फोकस मतलब कहाँ कौन से रीज़न के लिए सपोर्ट करता है, तो जो एशिया पैसिफिक रीजन होता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरीके से बैंक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन कौन सा है, ध्यान रखना एशिया पैसिफिक वाला रीजन जितना भी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा इसके बारे में भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताना है कि भाई इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मेन पर्पज़ ये होता है कि भाई आप जानते ही हैं कि टाइगर्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उनको हमें संरक्षण देना पड़ेगा, उनको हमें बचाना पड़ेगा और उन्हीं चीज़ों के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाया जाता है, अगर बात करें वर्ष 2010 की, तो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, वहाँ पे एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें पहली बार ये देखा गया था कि भाई टाइगर्स की जो संख्या है हमें उसको बढ़ाना है। ठीक है, कम नहीं करवाना है, बिकॉज टाइगर्स को शिकार कर दिया जाता है उनकी खाल के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइगर का शिकार होने के कारण उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी बना दिए गए हैं टाइगर को। अगर बात करें जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, वो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया था 1973 में। कौन सा क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, जिसके पर्पज़ यही था कि भाई जो जितने भी टाइगर्स हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाना इसका मेन पर्पज़ था। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं टाइगर्स को लेके वो भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ से जानते हैं कि भाई जो हमारा नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, इसी तरीके से बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी टाइगर ही है। ठीक है, क्लियर दोनों चीज़ें। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई। तो जितने देखिए अभी जुलाई का आज आखिरी दिन है, आज आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी जुलाई मंथ के जितने इंपॉर्टेंट डेज हुए थे वो क्यों मनाए जाते हैं, किन किन डेज का क्या क्या थीम है, उन सारी को हम एक ही वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। देखना ज़रूर, आपको इवनिंग तक वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के गेंदबाज बने हैं। कि भाई इन्होंने क्या किया है, टेस्ट जो क्रिकेट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट्स में इन्होंने पूरे अपने 500 विकेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो कौन से नंबर के क्रिकेटर बने हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
7वें नंबर के जो है वो बनी है। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी एक मैच हुआ था मैनचेस्टर में और उसी में इन्होंने जो है वो ये मुकाम हासिल किया है। सो अब उनके कितने कंप्लीट हो गए, 500 विकेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। और अगर टोटल नंबर की बात करें, टोटल और मतलब सारे देशों में, तो सारे देशों की बात करें तो वो 7वें नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आते हैं। इनसे पहले कौन, एंडरसन ने कंप्लीट किए हैं अपने 500 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, इसके अलावा जो इस कैटेगरी में सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले कौन से क्रिकेटर हैं, तो ये भी ध्यान रखना, श्रीलंकाई के जो वो गेंदबाज हैं जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, ये जो है वो टॉप पर है इस कैटेगरी में। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो विकेट्स लिए हैं 800। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है, कौन से आंसर सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भाई अब सबसे बड़ा, पहले तो देखिए भारत में जो रीवा था वहाँ पे सबसे बड़ा मेगा प्लांट था सोलर, लेकिन अब उससे भी बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट अब सेटअप कहीं और किया जा रहा है। कहाँ पे, अबू धाबी में सेटअप किया जा रहा है। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो है वो कैपिटल है अबू धाबी। वहाँ पे ये सोलर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। ये जो सोलर प्लांट होगा, देखिए क्यों सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अब हम कहेंगे कि भाई अबू धाबी में तो बहुत ऑयल की रिफाइनरीज हैं, उनको तो उनसे ही बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो अब यूएई क्या करना चाह रहा है, वो अपनी जो तेल पर उनकी निर्भरता आज तक चली आ रही है कि भाई वो पूरी तरीके से अपने यहाँ पे जो उनके यहाँ पे तेल इतना ज़्यादा मिलता है, वो पूरी तरीके से उस पर निर्भर है। तो अब वो उस पर निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो अब क्या करना चाह रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल का प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में। तो इससे क्या होगा, वो ईंधन से भी पैसा कमाएंगे और उसके साथ साथ वो सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा करेंगे, जिससे वो ज़रूरत पड़ने पर उसे बेच सकते हैं। मान लीजिए ऑयल वगैरह कभी ख़त्म हो गया, सो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा जिससे वो क्या कर सकते हैं, उसे बेच के इनकम कर सकते हैं। तो ये उनका पूरा प्लान है और इसी के लिए उन्होंने ये सोलर प्लांट लगाने की जो है वो भाई शुरू करने की उन्होंने शुरू कर दिया है। सो ये जो सोलर प्लांट होगा, ये 1.18 गीगावाट्स की बिजली पैदा की जाएगी इसमें। और एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक लगभग 3.2 लाख सोलर पैनल जो है वो लगाए जाएंगे, जो 90,000 लोगों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगा। और इससे 1 मिलियन मेट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन भी कम हो सकेगा, बिकॉज सोलर पैनल से कोई CO2 वगैरह नहीं निकलती। देखिए पूरी की पूरी जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका यूज़ किया जाता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दैट इज़, किस राज्य की सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। भाई कौन से सरकार ने शुरू की है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भाई तमिलनाडु भाई राज्य ने सोचा है कि लोग तो मास्क खरीद नहीं रहे हैं, चलिए फिर हम ही लोग उनको फ्री में मास्क बांट देते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु सरकार ने जो है वो फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की है। सो तमिलनाडु राज्य की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य के सीएम का नाम है के पलानी स्वामी एंड तमिलनाडु राज्य के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर है। क्लियर है, इसमें और कोई ज़्यादा है नहीं इतना जानने के लिए। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है भाई, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। भाई रशिया पहले उस कंट्री को ये मिसाइल देने वाला था, लेकिन इस मिसाइल को देने पर उसने अब रोक लगा दी। तो कौन से देश को वो देने वाला था, तो चाइना को ये देने वाला था। तो भाई चाइना को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं चाइना को। इस बार एक और लग गया है, चाइना भी S-400 मिसाइल खरीद रहा था
कहाँ से? रशिया से। तो रशिया ने जो है वो रोक लगा दी। अब आप कहेंगे रशिया ने ऐसा क्यों किया है, जबकि रशिया और चाइना के तो बहुत अच्छे संबंध हैं। तो रशिया ने उसके जो मित्र देश है वो किसी उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता, बिकॉज इस टाइम चीन पे बहुत बड़ा दबाव है। क्यों? कौन सा दबाव है? भारत और अमेरिका की तरफ से, क्योंकि भारत और अमेरिका ने साफ साफ कर दिया है कि भाई जितना भी कोरोना वायरस ये फैला है सभी जगह उसका जो मेन पूरा जिम्मा जाता है वो चाइना पे जाता है। तो चाइना पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और इसी को देखते हुए रूस ने जो है वो ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी डिलीवरी पर रोक लगा दी है। ऐसा नहीं है कि वो उसे चाइना को देगा नहीं, चाइना को रूस ये मिसाइल देगा, पर उसने अभी ये नहीं बताया है कि वो इसे डिलीवर कब करेगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इस पर रोक लगाई गई है। अब अगर बात करें जो ये S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है ये क्या है, देखिए इससे पहले एक S-300 सिस्टम आया था, ये उसका भी अपडेटेड वर्जन है, मतलब उससे भी अच्छा वर्जन है। तो ये क्या कर सकता है, ये 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों को और जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनको ख़त्म कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं 400 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, उसे ये कवर अप कर सकता है। ये पूरी तरीके से एक शील्ड का काम करेगा जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली मिसाइलों से भारत को सुरक्षा भी देगा। और ये सब सिस्टम है, ये एक बार में 72 मिसाइल यहाँ से दागी जा सकती है। इस सिस्टम को इससे पहले अमेरिका का एक एडवांस फाइटर जेट F-35 है, अमेरिका का बहुत अच्छा ये एडवांस सिस्टम है, ये इसे भी मात गिरा सकता है, मतलब ये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस से चाइना खरीदने वाला था। बट अभी तो फ़िलहाल के लिए डिलीवरी पर रोक लग गई है, बाकी अभी पता नहीं है अभी डिलीवरी कब होगी। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि भाई क्या पूरी कहानी है, क्या किस्सा चिट्टा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सो लाइक करते रहना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया है, भारत के किस पूर्व राज्यपाल के नाम पर लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लालजी टंडन। लालजी टंडन जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सो इन्हीं के सम्मान में जो लखनऊ की एक रोड है जिसका पहले नाम हरदोई रोड था, लखनऊ हरदोई रोड था, अब उसका नाम क्या रखा जाएगा? टंडन मार्ग रखा जाएगा। या फिर आप कह लीजिए जो चौक चौराहा है, मतलब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा बोला जाएगा। जो सॉरी देखिए मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, सॉरी। देखिए लखनऊ की दो चीज़ों का नाम बदला जा रहा है। एक तो लखनऊ में चौक चौराहा नाम था, क्या था? चौक चौराहे नाम था, उसका नाम रखा जाएगा लालजी टंडन चौराहा। और एक लखनऊ हरदोई जो रोड है उसका नाम रखा जाएगा टंडन मार्ग, ये रखा जाएगा। सो ये उनके सम्मान में रखा जा रहा है, हाल ही में उनका निधन हुआ है। इसके अलावा जो अब मध्य प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार संभालेंगी वो संभालेंगी आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की राज्यपाल भी है। सो अब वो पूरी तरीके से जो है वो उनका कार्यभार संभालेंगी। सो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अब आनंदीबेन पटेल हो गई हैं बिकॉज लालजी टंडन का निधन हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर इज ऑप्शन नंबर A. The next question is the question number 9th. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को $4.2 बिलियन का जो है वो कोविड-19 ऋण दिया है भाई अभी? और ये ऋण जो है वो ना ये सबसे अधिक राशि है अब तक की देने वाली। भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, यानी किसी भी संस्था के द्वारा सबसे ज़्यादा आज तक की लोन देने वाली राशि है जिसे जो दी गई है दक्षिण अफ्रीका को। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो दक्षिण अफ्रीका को दी गई है, जितनी क्यों दी गई है? वहाँ आपातकालीन सेवाओं के लिए दी गई है कि भाई कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उससे दक्षिण अफ्रीका लड़ सके, इसके लिए जो है वो ये राशि उन्हें दी गई है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है और उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन रही है, क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और इकोनॉमी उनकी गिर गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। सो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए IMF ने
दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन देने, कोविड-19 ऋण देने का जो है वो फैसला लिया है, जो कि अब तक की सबसे अधिक राशि है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लें साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की कैपिटल 3 है। अब तीनों कैपिटल के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट कैपिटल है प्रिटोरिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है यानी प्रशासनिक राजधानी है। सेकंड केप टाउन, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधायी जिसे हम कहते हैं। एंड थर्ड इज ब्लोमफोर्टीन, जिसे हम जुडिशियल कैपिटल या न्यायिक कैपिटल कहते हैं। ठीक है, न्यायिक राजधानी। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। करेंसी यहाँ की है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारी आपके लिए दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हरियाणा के अंबाला एयर बेस पर कितने राफेल जेट लड़ाकू जहाज 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे? तो आपने ये न्यूज़ सुनी ही होगी अभी कि भाई जो राफेल लड़ाकू विमान है ये अभी भारत पहुंचे हैं, और कितने लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। कितने खरीदे गए हैं? 5। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं। कहाँ से? हरियाणा के अंबाला एयरबेस से पहुंचे हैं। फ्रांस से इन्होंने जो है वो उड़ान भरी थी। ये जो आपके लिए जो जेट राफेल जेट का जो समझौता हुआ था फ्रांस के साथ, ये 2016 में हुआ था। तो इस समझौते के तहत भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 विमानों की खरीद की थी। तो 36 विमानों में से 10 विमान तो पहले ही आ गए थे, उसके बाद कुछ विमान बाद में आएंगे, 5 विमान जो है वो अभी आए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके विमान आ रही हैं। इसका जो समझौता हुआ था वो 2016 में हो चुका था। अब एक बात करें जो राफेल जेट लड़ाकू विमान है, ये बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी गुणवत्ता और क्षमता वाले लड़ाकू विमान है। और ये जो लड़ाकू विमान है इसमें आधुनिक रडार का यूज़ किया है, और इसमें हेलमेट युक्त डिस्प्ले है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा है। काफ़ी, और इसका जो राफेल विमान का आप कह लीजिए वेट है वो लगभग 9500 किलोग्राम है, और ये एक ही उड़ान के दौरान आसमान से ज़मीन और हवा से हवा में मार कर सकता है। ये दुश्मनों का काफ़ी अच्छे से सामना कर सकता है। और इसमें लेज़र गाइडेड बम भी है, मतलब इसमें आप लेज़र गाइडेड बम भी ले जा सकते हो और परमाणु हथियार भी ले जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छे ये विमान है, और 5 विमान अभी पहुंचे हैं 29 जुलाई को भारत में। ध्यान रखना, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 इज कौन सा देश 2021 में AIIB की 6th वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा? तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अभी जो मेजबानी हुई थी वो 5th वाली हुई थी। अभी कौन सा संस्करण हुआ था? 5वां हुआ था। अब जो होगी वो नेक्स्ट ईयर होगी 2021 में 6th, और ये कहाँ पे होगी, मतलब कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, UAE जो है वो इसे होस्ट करेगी। तो UAE की कैपिटल अबू धाबी है, जिसमें अभी हमने न्यूज़ क्या पढ़ी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्लांट वहाँ पे लगाया जाएगा, तो उसका काम वहाँ पे शुरू होगा। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। AIIB के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फुल फॉर्म है। बाकी डिटेल्स आप फर्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन, दैट इज जुलाई 2020 में इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे शुरू किया गया है, मतलब इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये शिक्षा विभागों के द्वारा अपनाई जाएगी, और इससे क्या होगा, शिक्षा की जितनी भी नवीन विधियाँ हैं उनका विस्तार किया जाएगा, जिससे बच्चे जो है वो घर पर ही अच्छे से शिक्षा को जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो उनका लर्निंग गैप ना हो, लर्निंग में उनके गैप ना आ जाए, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाएंगी। तो इसी रिपोर्ट का शुभारंभ किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। गाइस 12 क्वेश्चन जो थे वो आज हमारे फिनिश हो गए हैं, जो हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स के। अब हमारे क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं किसके? स्टैटिक जीके के। देखते हैं भाई आज हमारे स्टैटिक जीके में कौन कौन सी क्वेश्चन है।
तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर्स वॉज टू विजिट इंडिया। भाई पहला विदेशी कौन था जो भारत आया था? द आंसर इज मेगास्थनीज। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, जो कि पहला फॉरेनर था जो भारत में आया था। और कौन से शासक के समय पे आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। भाई कादम्बरी एक बुक का नाम है जो कि एक बहुत ही रोमांटिक प्ले है। उस बुक के ऑथर कौन है? द आंसर इज बाणभट्टा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाणभट्ट जो थे वो पोएट थे किसके दरबार में? किंग हर्षवर्धन के दरबार में। और उनके द्वारा ही ये एक फेमस रोमांटिक नोवेल लिखा गया था जिसका नाम था कादम्बरी। बट उन्होंने इस नोवेल को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसको कंप्लीट किया था उनके बेटे भूशंकर भट्ट ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आई होप सो सभी को पता होगा, गंगा डेल्टा वेरी फेमस है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल डेल्टा भी है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानती हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। जैसे भारत का नक्शा है, थोड़ा सा अटपटा सा ही बनेगा, ठीक है, मान लीजिए सही है, मैं थोड़ा सा फिर भी तमीज़ का बना लूँ। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से। तो जितनी भी जो रिवर्स हैं, देखिए यहाँ पे है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो जितनी रिवर वेस्ट टू ईस्ट से फ्लो करती हैं इस डायरेक्शन में, वो सारी की सारी रिवर डेल्टा बनाती हैं। बट जितनी भी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं रिवर्स, वो सारी की सारी एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से बस मुझे आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। मतलब इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? जैसे इक्वेटर ये है, मान लीजिए ये है, तो एक बार जाएगी और फिर एक बार फिर आएगी। तो यहाँ और यहाँ 2 बार क्रॉस करते इस तरीके से। तो कौन सी रिवर है? वो है कॉन्गो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्गो जो है वो अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। यानी ये कौन से कंट्री की रिवर है? ये अफ्रीका की रिवर है। नाइल जो है वो, यानी जैसे हम हिंदी में नील नदी कहते हैं, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? कॉन्गो आती है। कॉन्गो जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर है। इसकी जो डेप्थ है वो लगभग 220 मीटर है। ठीक है, कुछ प्लेसेस पे। तो ये जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन। भाई जो सिटीजनशिप जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ था, वो कब से लागू होना शुरू हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 से जो है वो सिटीजनशिप लागू होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो सिटीजनशिप की बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में सिटीजनशिप है? तो भाग सेकंड में है। और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 5, 6, 7, 8 एंड 9 जो है वो उसके अंडर में आते हैं, पार्ट 2 के अंडर में। ठीक है, जो कि सिटीजनशिप से रिलेट करता है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज आज की वीडियो हमारी पूरी हो गई है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, सो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। एंड आगे हम मिलेंगे फिर से अपनी नई वीडियो में। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो कैसी लग रही है। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।